करता हूँ स्कूल जाने हेतु जो प्रयुक्त होने वाले माध्यम हैं, सीटेट की ईवीएस की क्लास जिसमें एनसीईआरटी की कहानी शुरू हो रही है। मेरे साथियों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो बांस या रस्सी के बने हुए जो रास्ते हैं वो आसाम और मेघालय में है, आसाम में है। ट्राली पर आधारित यातायात मार्ग अगर की बात करें तो लद्दाख में है, ट्राली पर आधारित। वल्लम वाली जगह है, लकड़ी के ये छोटी नाव होती है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि वल्लम क्या है, तो याद रखिएगा वल्लम क्या है। ऋचा सिंह, वेरी गुड मॉर्निंग। वल्लम क्या है, तो लकड़ी की बनी छोटी नाव है। मेरी क्लास, याद रखना इस बात को कि कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है, देखो कुछ चीज़ें गायब हैं लेकिन मैंने पढ़े था, वहाँ से नोट्स बनाया था तो ध्यान पे है। साइकिल जो है वो सामान्य जगहों पे पाया जाता है, सामान्य क्षेत्रों में जो पाया जाता है वो साइकिल है। साइकिल कहाँ पाया जाता है, तो सामान्य जगहों पे पाया जाने वाला है। ट्राली की बात करें तो ट्राली जो है वो लद्दाख में पाया जाने वाला है। ट्राली कहाँ पे पाया जाता है, तो लद्दाख में। अगर बर्फ वाली स्केटिंग वाली बात करें तो उसको आप पहाड़ पे ले जाइएगा, जहाँ पे हिमाचल प्रदेश के आसपास ले जाइएगा, वहाँ पे आपको उस तरह की चीज़। वीडियो, हाँ ठीक है, वीडियो अच्छी चल रही है ना। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो एक बार फिर से इजाज़त दीजिएगा। तो साइकिल सामान्य क्षेत्रों में होती है। तो इस तरह के आपको यातायात के माध्यम है। देखिए लोग पैदल भी जाते हैं, पैदल भी कुछ पहाड़ी जगहों पे। आप एक और होता है, उसको क्या बोलते हैं, ध्यान पे नहीं आ रहा है, एक कार्ट के जैसा होता है। हिमाचल प्रदेश की बात बता दो, हिमाचल प्रदेश में घाटी पाई जाती है। तो हिमाचल प्रदेश की घाटियों में एक गाड़ी के जैसा एक संरचना होती है, जिसमें डोली की जैसी संरचना होती है, जिसमें लोग बैठ के यात्रा करते हैं, घाटियों को पार करते हैं, गहरी घाटियों को पार करते हैं। तो स्कूल जाने के जो उबड़ खाबड़ मार्ग हैं, कहाँ पे कैसा मार्ग है, जैसे ध्यान से समझिएगा। जो मार्ग वहाँ पे छूट रहा था यहाँ पे कवर किया गया है। मीनाक्षी, यस सर। रूबी जायसवाल जी सर। ऊंट गाड़ी कहाँ पे पाई जाती है मेरे क्लास, ऊंट गाड़ी राजस्थान। ऊंट आप जानते हैं, ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। तो ऊंट गाड़ी कहाँ पर पाई जाती है, तो राजस्थान में। ऊंट गाड़ी कहाँ पाई जाती है बताइए, आपके दिमाग में चल रहा होगा। ऊंट गाड़ी कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान में। बैलगाड़ी, अच्छा बैलगाड़ी, बैल के पास जानते हैं, बैल टेढ़े मेढ़े रास्ते पे तो चलेगा नहीं, तो ये मैदानी क्षेत्र में। साइकिल, जो दूर दराज के मैदानी भाग है वहाँ पे साइकिल चलता है। बर्फ़ पर चलकर आप उत्तर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे जो विद्यालय जाते हैं बच्चे, वो बर्फ़ पे चल के जाते हैं। जंगलों के क्षेत्रों में जहाँ पे जंगल उगे होते हैं, सामान्य क्षेत्र, ये विषम परिस्थितियों में भी जंगल तो हर जगह है। उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे। तो पूरी कहानी अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कितने तरह के रास्ते हैं। तो आपने देखा ट्राली से लद्दाख, ऊँट गाड़ी से राजस्थान, बैलगाड़ी से मैदानी क्षेत्रों में जाते हैं, साइकिल से दूर दराज के क्षेत्रों में, मैदानी भागों में जहाँ पे साइकिल आसानी से चल सकती है। बर्फ़ पे चल के आप उत्तर की पहाड़ियों में जाएंगे, बर्फ़ से चल के उत्तर की पहाड़ियों में। जंगल के रास्ते, मेरे क्लास याद रखिएगा, जंगल के रास्ते आप सामान्य क्षेत्रों में जाएंगे। और उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते जिसकी बात कर रहा है आपकी एनसीईआरटी, वो कहता है कि उत्तराखंड में उबड़ खाबड़ रास्ते पे, उबड़ खाबड़ मार्गों पे आप जाएंगे। आइए कुछ पक्षियों से संबंधित हम चीज़ों को पढ़ते हैं। समझ में आया हो, चीज़ें समझ में आई, याद हुआ कुछ, एक बार बोलो कुछ। जी सर, यस सर, कम से कम यस ही सर बोल दो। बर्ड्स देखिए, चिड़िया देख लीजिए। पक्षियों के बारे में बात करें, ये आपकी बर्ड्स है, इसको चिड़िया समझा जाएगा। चिड़िया बने या ना बने, आप इसको चिड़िया ही समझेंगे। डिजाइन मेरी बहुत अच्छी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको क्या समझना है, ये कोई चिड़िया है, छोटी सी चिड़िया है। देखिए इसको ध्यान से देखिएगा। इस चिड़िया के बारे में बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों। कहा गया पक्षियों के आगे, उसके सिर पर आगे की ओर आंखें होती हैं। पक्षियों में आंखें जो होती है वो आगे वाली भाग पर होती है मेरे साथियों। पक्षियों में जो आंखें होती हैं वो आगे की भाग में होती हैं। यही समान विशेषता जो होती है वो मगरमच्छ में भी होती है। मगरमच्छ में भी छुपी हुई आंख पाई जाती है जो आगे की तरफ आपको होती है। मगरमच्छ बनाना तो थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मगरमच्छ में भी यही कहानी है। उसमें भी जो आंखें हैं जो छुपी हुई होती हैं, थोड़ा आगे के हिस्से में होती हैं। ध्यान दीजिएगा, मगरमच्छ में आंखें जो होती हैं वो छुपी हुई होती हैं। मगरमच्छ की जो आंखें हैं वो छुपी हुई होती है। एक और बात बता दूं,
छिपकली के अंदर भी समान विशेषता है। छिपकली की भी जो आंखें होती हैं वो आगे होती हैं और कान जो होते हैं वो पंखों के नीचे, जैसे चिड़िया में कान जो होते हैं वो पंखों के नीचे छुपे होते हैं, छिपकली में कान जो होते हैं वो धंसे हुए होते हैं, एक छोटा सा धसान पाया जाता है, वहाँ पे पाए जाते हैं आंखें। तो आपको याद रखना है छिपकली की जो विशेषता है, छिपकली के बारे में अगर बात करें, छिपकली के बारे में अगर बात करें तो वहाँ भी समान विशेषता पाई जाती है। उनके कान भी पंखों के नीचे या कुछ ऐसी जगह होती है जो वहाँ पे छुपे हुए पाए जाते हैं। और ऐसे ही अगर हम बात करें मगरमच्छ की, तो मगरमच्छ की आंखें भी छुपी हुई होती हैं। थोड़ा वृक्ष देखते हैं। वृक्ष दोस्तों, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को कहा जाता है। राष्ट्रीय वृक्ष के नाम से कौन मशहूर है? बरगद। अच्छा, बरगद का पेड़ किसने किसने देखा है, थोड़ा बताइए कमेंट करके। बरगद का पेड़ देखा है? बरगद के पेड़ में ऐसे एक जड़ देखी है आपने? बताओ तो। जी सर, अनूप वर्मा जी यहाँ मौजूद हैं। मीनाक्षी, देखा है सर, बहुत गुड। बरगद में इसको कहते हैं मेन रूट, प्रॉप रूट कहते हैं, मेन रूट है, मुख्य जड़ है, ये है। लेकिन ये जो होता है इसको बेटा अपस्थानिक जड़ कहते हैं। आपने बरगद में लटके हुए जो जड़ देखे होंगे, नाम याद रखिएगा, अपस्थानिक जड़ कहते हैं मेरे साथियों। बरगद में जो लटके हुए जड़ें दिखती हैं उनको अपस्थानिक जड़ कहते हैं, उनको अपस्थानिक जड़ कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। बरगद में जो आप बरगद के पेड़ में अगर बात करें हम, बरगद के पेड़ पे जो जड़ लटकी हुई पाई जाती हैं उनको अपस्थानिक कहते हैं। अंग्रेजी में एडवेंटिटियस रूट कहते हैं, एडवेंटिटियस रूट कहते हैं। ये सपोर्टिंग है, ध्यान देना है, ये सपोर्टिंग जड़ है। सपोर्टिंग का मतलब जो सहारा प्रदान करती है, जो संबल प्रदान करती हैं, शक्ति प्रदान करती हैं। क्योंकि बरगद का पेड़ जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, बरगद का पेड़ जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो बड़े पेड़ में ये जो आपके सहारा प्रदान करने के लिए एडवेंटिटियस रूट होती हैं। प्रीति शुक्ला, ठीक है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। एक पौधा और है जिसको डिजर्ट ओक के नाम से जानते हैं। क्या पौधे का क्या नाम है, ध्यान दीजिएगा। डिजर्ट ओक, ये ऑस्ट्रेलिया का पौधा है। एनसीईआरटी में, बच्चों के एनसीईआरटी में कहा जा रहा है एक ऐसा पौधा है, एक ऐसा पेड़ है जिसका नाम डिजर्ट ओक है। ध्यान देना प्रीति, ध्यान देना मंजरी, आप सब लोग देखिएगा। मीनाक्षी आप भी देखो, अनूप देखो। डिजर्ट ओक जो है एक ऐसा पेड़ है जो वहाँ के रेगिस्तान में पाया जाता है, आपको डिजर्ट एरिया में पाया जाता है, जिसकी जड़ बहुत गहरी होती है। जिसकी जड़ कैसी होती है? बहुत ही गहरी होती है। और गहरी जड़ क्यों होगी? क्योंकि ये जमीन से क्या कर रहे हैं, तो पानी का अवशोषण कर रहे हैं। ये जमीन से क्या कर रहे हैं, ये जमीन से पानी के अवशोषण करने के लिए जा रहे हैं। तो जो जड़ होती है वो बहुत गहरी होती है। दूसरी बात करें, ये जल का अवशोषण करने के लिए इतनी गहरी होती है। ये डिजर्ट ओक की बात कर रहे हैं। अगर डेट पाम की बात करें तो बताइए, देखिएगा ध्यान से। डेट पाम जो होता है, जिसको खजूर कहते हैं, भारत के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी भी जड़ गहरी होती है। खजूर जो होता है एक फल है, याद रखिएगा। खजूर नाम जो है, खजूर का पेड़, खजूर एक फल है। तो डेट पाम जो है, खजूर का जो पेड़ होता है, ये भी भारत के रेगिस्तान में होता है और इसकी भी जड़ बहुत गहरी होती है जो पानी के अवशोषण के लिए पाई जाती है। ऐसा भी कहा जाता है भारत के रेगिस्तान में केवल, भारत के रेगिस्तान में केवल खजूर के ही पेड़, माने अधिकतम खजूर के ही पेड़ देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको इस स्लाइड से क्या देखने को मिला कि जो बरगद है, बरगद के बारे में उसके आपने देखा, अपस्थानिक जड़ों के बारे में देखा जो उसको सहारा प्रदान कर रही हैं, संबल प्रदान कर रही हैं। लटकी हुई जड़ें आपने देखा कि जो लटकी हुई जड़ें हैं, मैंने आपसे कहा भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो लटकी हुई जो जड़ें हैं वो अपस्थानिक जड़ हैं। डिजर्ट ओक के बारे में क्वेश्चन एक बार आया हुआ है। तो डिजर्ट ओक की जड़ बहुत गहरी होती है और ये भूगर्भ जल को अवशोषित करने का काम करती है, भूगर्भ जल को अवशोषित करने का काम। चलिए थोड़ा गरम मसाला के बारे में काम करते हैं। एक मूवी भी आई थी, मैं तो देख नहीं पाया था। खाना बनाते समय आप लोग गरम मसाला इस्तेमाल करते हैं। कहा जा रहा है कि गरम मसाले की वजह से ही भारत में कोरोना की वजह से डेथ कम हो रही है। तो काली मिर्च, इलायची, लौंग, दालचीनी, अदरक, जीरा, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे गरम मसाला हैं। देखिए कितने मसाले हैं, 1
2, 3, 4, 5, 6। तो 6 मुख्य गरम मसालों के नाम। गरम मसाले मुख्य रूप से कितने होंगे बताओ एक बार। गरम मसाले मुख्य रूप से कितने होंगे? तो 6 होंगे। कौन कौन से होंगे? एक देखिए, जीरा अदरक, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, इलायची। कितने हैं? 6। याद रहेंगे आप लोगों को? याद हो चुका होगा। ठीक है। अच्छा, केरल के कौन कौन से मसाले हैं? केरल में कौन से मसाले ज़्यादा फेमस हैं? थोड़ा देखिए केरल में क्या क्या होता है। तो तेज पत्ता होता है, काली मिर्च होती है और इलायची होती है। तेज पत्ता, काली मिर्च और इलायची, ये तीनों कहाँ होते हैं? ये तीनों केरल में होते हैं। अगर हम बात करें सुपारी का, तो सुपारी भी केरल में पाए जाने वाला एक फल का पेड़ है। पपीता भी केरल में होता है। बाबू बोसा ये भी एक फल है। बांस, समझिएगा, बांस के बारे में कह रहा है बाबू बोसा, थोड़ा नाम गलत हो गया, बांस। नारियल जो है ये भी केरल का मुख्य फल का पेड़ है। तो केरल में होने वाले फल के पेड़ में नारियल, सुपारी, पपीता, केला, ये जो है बाबू बोसा, या ये जो है केरल के मुख्य प्रमुख पेड़ हैं। केरल के मसाले जो हैं, तेज पत्ता है, काली मिर्च है, इलायची है। गरम मसाला के बारे में बात करें तो इलायची, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, अदरक और जीरा। केरल के मसाले में ध्यान दीजिएगा, तेज पत्ता, काली मिर्च और इलायची, तेज पत्ता, काली मिर्च और इलायची। इसमें से देखिएगा कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं हैं। जैसे क्या यहाँ पे नहीं है? तो यहाँ पे नहीं पाए जाने वालों में आपका दालचीनी है। बाकी चीज़ें आप देख रहे होंगे। कुछ पुराने हाईलाइट करने से कोई समस्या तो नहीं आ रही है किसी को? हाईलाइट करने से किसी को समस्या तो नहीं आ रही है? मीनाक्षी आप बताओ। बहुत सारे जानवर आपने देखे होंगे जिनके ऊपर पैटर्न बने होते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्लास को ध्यान से सुनिएगा, चीज़ें याद हो रही होंगी आपको। बहुत सारी जानवर जो होते हैं उनके शरीर पे पैटर्न पाए जाते हैं। पैटर्न का मतलब उनके शरीर पे किसी के पैटर्न देखेंगे आप, जैसे गिलहरी देखिए, गिलहरी में देखिए एक ब्राउन कलर, एक सफ़ेद कलर के आपको। इसके अलावा आप जेब्रा देखिए, जेब्रा में आपको क्या देखने को मिलता है? जेब्रा में भी धारियां पाई जाती हैं। तो ध्यान देना है। अदरक तो रूट है, मसाला कैसे? मीनाक्षी ने ये सवाल पूछा है। देखिए मसाले की परिभाषा क्या है? मसाला की परिभाषा तो कोई हो नहीं सकती है। जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं उसी को मसाले कहते हैं। पौधे उसको अपनी सुरक्षा के लिए बनाते हैं। अदरक के केस में भी उसने अपना सेकेंडरी मेटाबोलाइट अपने रूट में रखा है। और उसने क्या रखा है? उसने इसलिए रखा है कि उसको बैक्टीरिया या बाकी इन्फेक्शन से बचा सके। सेकेंडरी मेटाबोलाइट का मतलब उसका हार्मोन, उसकी अलग बातें हैं। यहाँ देखिएगा, जानवरों की कुछ जुड़ी हुई बातें हम बताना चाह रहे हैं आपको। जानवरों की जुड़ी हुई बातों में क्या आएगी? पहली बात यह आ रही है कि जब भी हम बात करेंगे, जब भी हम कुछ ऐसे जगहों पे बात करेंगे कि जब जानवरों के शरीर पे जो पाए जाने वाला पैटर्न है, ये उनके बालों के कारण होता है। दो बात ध्यान देना है। जानवर जैसे गिलहरी के देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा जेब्रा देखिए, जो जानवरों के ऊपर धारियां पाई जाती हैं वो उनके बालों के कारण ही होता है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, बिना बालों का कोई पैटर्न नहीं होता है। बिना बालों का कोई पैटर्न नहीं होता है। बिना बालों का कोई पैटर्न नहीं होता है, ध्यान देना है। एक मिनट में थोड़ा देख लूँ, हाईलाइट करने पे दिक्कत तो नहीं हो रही है। अच्छा, येलो कलर लेना ज़्यादा अच्छा है। वेरी गुड। बिना बालों का कोई पैटर्न नहीं होता है, याद रखिएगा। बिना बालों का कोई पैटर्न नहीं पाया जाता है, बिना बालों का। तो जिन पौधों में, जिन जानवरों में बाल होते हैं उन्हीं में पैटर्न पाया जाता है। याद रखिएगा, जब आप जानवरों के बारे में जानेंगे तो जानेंगे कुछ जानवर होते हैं जो वीवी पैरस होते हैं। वीवी पैरस का मतलब होता है जो अंडे देते हैं। वीवी पैरस का मतलब जो बच्चे देते हैं, सॉरी। तो जो जानवर बच्चों को जन्म देते हैं उसको वीवी पैरस कहते हैं। आपके क्लास में जो सवाल, आपके लेवल पे जो सवाल है वो कुछ ऐसा है कि जिन जानवरों के शरीर पर कान व बाल हों, जिन जानवरों के शरीर पर बात कर रहा है बाल की,
शरीर पर कान व बाल हों वो जन्म देते हैं, वो चीज़ों को जन्म देते हैं। जिन जानवरों के शरीर पर कान भी पाया जाए और बाल भी पाया जाए वो बच्चों को जन्म देते हैं। लेकिन जिन जानवरों के कान बाहर न दिखाई दे वो अंडे देते हैं। आप देखिए, जिन जानवरों के कान बाहर न दिखाई दे वो अंडे देते हैं। अंडे देने वाले जानवरों के बारे में देखेंगे, हंस के बारे में देखेंगे, ठीक ना। तो वो जो जानवर जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं वो क्या देते हैं, वो अंडे देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं वे अंडे देते हैं। याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी की चीज़ें हैं जो लाई गई हैं, खोज के लाई गई हैं। तो आपको ध्यान से इस बातों को समझना है कि बाहर कान दिखाई देगा, शरीर पे बाल होंगे तो वे जानवर अंडे देंगे, वे जानवर बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे देने की क्षमता होती है। लेकिन जिन जानवरों में कान बाहर न दिखाई देता है वो अंडे देते हैं, अंडे देने की टेंडेंसी उनके अंदर होती है। अच्छा, ट्रेन से यात्रा तो सब लोगों ने की है, ट्रेन के बारे में बात कर। अच्छा, एक बार रुक जाइए, मैं आपको प्रीवियस सारी स्लाइडें दिखा देता हूं। अगर किसी को अभी तक कोई दिक्कत आई हो, अभी तक की क्लास में किसी को कहीं प्रॉब्लम हुई हो पीछे की स्लाइड में, तो आप बताइएगा। हम लोग यहाँ से चले थे और आपसे बात किया गया था कि स्कूल जाने हेतु प्रयुक्त माध्यम जो है बांस या रस्सी आसाम में, ट्राली लद्दाख में, वल्लम क्या है, तो आपने देखा था कि वल्लम जो है वो केरल में एक छोटी लकड़ी की नाव है। अगर कोई प्रॉब्लम आई होगी तो मैसेज करते रहिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आई होगी तो मैसेज करते रहिएगा। आज की क्लास में जुड़े हुए सभी लोग, अगर मेरी आवाज़ सुनाई दे रही हो, अगर चीज़ें अच्छी लग रही हो तो आप एक बार रिप्लाई देंगे, वरना इन निर्जीव चीज़ों के सामने, जो हमारे सामने जो चीज़ें लगी हुई हैं, ये सारी निर्जीव चीज़ें, ये बोल नहीं सकती हैं। तो आपके एक छोटे रिस्पांस जो आते हैं वही आपको जीवित बताते हैं, जिससे हम समझ पाते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो उसका कुछ मायने निकल रहा है, वो किसी के पास पहुँच रहा है। बैलगाड़ी मैदानी क्षेत्र में, साइकिल दूर दराज के क्षेत्र में, साइकिल जो होते हैं वो दूर दराज के क्षेत्रों में से यात्रा करते हैं। बर्फ़ पर चलकर उत्तर की पहाड़ियों में लोग जाते हैं, जंगल के रास्ते सामान्य क्षेत्र में जाते हैं, और उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते जो होते हैं वो उत्तराखंड में पाए जाते हैं। मेरे क्लास, अगर हम पक्षियों के बारे में बात करें तो आपने देखा पक्षियों में आंखें आगे होती हैं और जो कान होते हैं वो पंखों के नीचे धंसे हुए होते हैं। अगर हम बात करें छिपकली में भी यही समान विशेषता पाई जाती है, बट मगरमच्छ में आंखें जो होती हैं वो छुपी होती हैं। मीनाक्षी श्रीवास्तव प्रेजेंट सर, प्रेजेंट होना जरूरी है, लेकिन कुछ कुछ रिस्पांस देते रहेंगे आप लोग तो अच्छा लगता रहेगा। राखी, वेरी गुड, सब लोग जुड़े रहें। बरगद एक राष्ट्रीय वृक्ष है। बरगद का जो जड़ होता है वो आप जानते हैं कि कोलकाता में जो बॉटनिकल गार्डन है, भारत में सबसे बड़ा पेड़ जो है वो बॉटनिकल गार्डन कोलकाता में है। मुझे तो उसकी चौड़ाई याद नहीं आ रही है, लेकिन 1 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा का पेड़ है वो, 1 किलोमीटर से ज़्यादा चौड़ा पेड़ है वो। कोलकाता में एक बरगद का पेड़ है, उस पे उसके संरक्षण के लिए भारत सरकार हर महीने लगभग 2000 रुपये देती है, जिससे उस पेड़ की देख रेख होती है। कोई भी नया जड़ निकल रहा होता है, उस जड़ को ज़मीन से जोड़ने के लिए अच्छा व्यवस्था किया जाता है, ठीक ना। भारत का जो सबसे बड़ा पेड़ है वो बॉटनिकल गार्डन कोलकाता में है। डिजर्ट ओक एक ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला रेगिस्तानी वृक्ष है, जिसकी भी जड़ बहुत ही गहरीली होती, बहुत गहरी जाती है, और वो जल का, वो क्या करती है, जल का अवशोषण करती है। खजूर के बारे में बात करें तो भारत के रेगिस्तान में उगने वाला पेड़ है जिसकी जड़ बहुत गहरी होती है, खजूर। इसके बाद से आपने मसालों के बारे में देखा, गरम मसालों 6 होते हैं, जिसमें आपने देखा जीरा, अदरक, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, इलायची। इसके बाद आपने देखा केरल के मसाले जो होते हैं वो तेज पत्ता, काली मिर्च और इलायची हैं। इसको याद रखिएगा, केरल के जो मसाले हैं इसका फार्मूला होता है तेज पत्ता, तेज का इला, तेज का इला याद रखिएगा, काली मिर्च, इला से इलायची, तेज का इला, तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची। और ये जो 6 हैं, ये जो 6 आपको दिख रहे हैं गरम मसाले, इस 6 गरम मसाले में जीरा, अदरक है, अदरक के जगह पे तेज पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। कुछ पुराने प्रश्नों के बारे में बात हमने किया, जिसके कान बाहर दिखते हैं वो अंडे नहीं बच्चे पैदा करते हैं, बच्चों का जन्म देते हैं, और जिनमें कान दिखाई ना दे वो अंडे देते हैं। इसके बाद हमने आपको क्लास में ट्रेन के टिकट के बारे में बात किया। ट्रेन से सफ़र तो सबने किया होगा। भारत की सबसे लंबी ट्रेन, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है?
या सबसे दूर तक यात्रा करने वाली ट्रेन कौन सी है? सबसे लंबी दूरी यात्रा करने वाली ट्रेन कौन सी है? सर्च भी नहीं कर पा रहे हो तुम लोग। अच्छा, इसमें कितने लोग विदाउट टिकट यात्रा किए हैं? विदाउट टिकट यात्रा तो नहीं किए हो तुम लोग? आइए देखो, आज की क्लास में चलते हैं हम लोग। ट्रेन पे भी है एक, जब आप क्लास 3 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक जगह आपको मेंशन है कि ट्रेन का टिकट, ट्रेन के टिकट पे क्या बनाया जाए, ट्रेन के टिकट में क्या रखा जाए। अगर इस बारे में अगर हम बात करें, ट्रेन के टिकट के बारे में बात करें मेरे क्लास, तो याद रखिएगा ट्रेन के टिकट में क्या क्या पाया जाता है। तो ट्रेन के टिकट में एक किनारे ट्रेन की संख्या लिखी होती है, ट्रेन की संख्या लिखी होती है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, जिस किसी ट्रेन में ट्रेन की संख्या जो होती है, अब तो ट्रेन की संख्या के आगे एक अंक बढ़ा दिया गया था, लेकिन जहाँ पे पहला या दूसरा अंक 5 होता है वो इंटरसिटी या इस तरह की ट्रेनें होती है, एक्सप्रेस होती हैं। किसी में 2 लिखा होता है वो सुपर फास्ट होती हैं। ऐसे करके कुछ ट्रिक होते हैं जो मुझे अब भूल रहा है, लेकिन ट्रेन के नंबर से आप जान जाते हैं कि ट्रेन सुपर फास्ट है या एक्सप्रेस है या पैसेंजर है या किस तरह की ट्रेन है। ट्रेन के नंबर में ही उसकी सारी कहानी लिखी हुई है। तो ध्यान देना है कि ट्रेन की संख्या लिखी होती है ट्रेन पे, ट्रेन के टिकट पे। ट्रेन की संख्या, ट्रेन नंबर जिसको कहें, ट्रेन की संख्या जो नंबर होती है। यात्रा की तारीख लिखा होता है और यात्रा का दिन लिखा होता है समय के साथ। बर्थ संख्या और कोच संख्या, अगर आपका रिजर्वेशन है तो लिखा होगा S6, जो भी लिखा हो 27। इसके अलावा अगर आप AC 3 टियर में हो तो D4 D5 करके लिखा होगा, कुछ करके लिखा होगा। अगर AC 1 टियर में हो, ऐसे करके आपको ट्रेन की बर्थ संख्या और कोच संख्या दिया होता है। अगर किराए की बात करें तो आपने कितना किराया चुकाया है ये भी आपको दिया होता है। इसके बारे में भारत में पाए जाने वाले सर्प के बारे में बात करते हैं। कितने ऐसे सर्प की प्रजाति है जो जहरीली है? बताइए बताइए मीनाक्षी, सबसे अधिक जहरीली पाए जाने वाले सर्प की प्रजाति कौन कौन सी है? नागा, नागा जिसको नाग कहते हैं, नाजा, नाजा इसको, इसका साइंटिफिक नेम है नाजा, नाजा। कितने प्रकार के जो सर्प हैं वो जहरीले होते हैं? तो 4। नाग और करैत तो सब लोगों ने देखा होगा। इसके अलावा 2 और सर्प हैं, एक दुबोइया है और एक अफाई है। ये 4 सर्प जो हैं ये बहुत ही जहरीले होते हैं। अच्छा, सांप के रंग, सांप के ऊपर के चीज़ें, सांप के ऊपर के ये सारी चीज़ें देखने के बाद ये डिसाइड हो जाता है ये जहरीला सांप है कि नहीं। तो कई बार किसी लोगों को जहरीला सांप नहीं काटा होता है, वो लोग बच जाते हैं। डॉक्टर दवा करे ना दवा करे तो वहाँ पे झाड़ फूक वाले लोग कहते हैं कि इसने इतने झाड़ फूक वालों का धंधा वहीं से चल रहा है। उनके पास कोई शक्ति या कुछ इस तरह की चीज़ें तो होती नहीं है। आप खुद सोचिए कि सांप का जो जहर है उसमें न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है, और उनके झाड़ फूक में कुछ ऐसी व्यवस्था होगी क्या जो उस जहर के बराबर की चीज़ पैदा कर सके। तो जो दूसरा सांप काटा होता है उससे इंसान बच जाता है। अगर जिससे मर जाता है तो बोल देते हैं कि भैया तुम लेट लाए हो, भैया तुम ये किए हो, जिस वजह से तुम्हारा इंसान जो था वो मर गया। तो 10 में से 2 केस होता है वो इन चारों के द्वारा काटे हुए जानवरों का होता है, सांपों का होता है। बाकी तो नॉर्मल के काटने से होता है, तो जिससे उनका धंधा चल रहा है। शहनाज, आपका भी वेलकम इस क्लास में। भारत में पाए जाने वाले सर्प, सांप के मुंह में कौन से दंत पाए जाते हैं? बताइए, भारत में जो सर्प में जो विष पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? विष दंत में पाया जाता है। जो विष पाया जाता है वो विष दंत में पाया जाता है। इसमें कैसा विष होता है? तो न्यूरोटॉक्सिन। सीरम किसे कहते हैं? तो सांप के जहर को कम करने वाली, सीरम क्या है बताइए, सीरम क्या है? तो सांप के जहर का असर कम करने वाली कारगर दवा है। सीरम क्या है? तो एक दवा है जो सांप के जहर का असर कम करती है। ये देखिए गलत लिखो, सपेरों की जाति है, मैंने कुछ यहाँ पे सर्प किया गया। कालबेलिया क्या है? देखिए कालबेलिया क्या है? तो कालबेलिया जो है वो सपेरों की एक जाति है। कालबेलिया क्या है? कालबेलिया क्या है? तो सपेरों की एक जाति है। ध्यान देना है आपको, कालबेलिया जो है वो सर्पों की एक जाति है। अच्छा, मधुमक्खियों के बारे में बात करते हैं। हनी बी,
ध्यान देना क्लास, हनी बी के बारे में अगर हम बात करें, समझ में आ रही है चीज़ें? एक बार थोड़ा यस तो बोल दें, मैं थोड़ा एक देख लूँ 10 सेकेंड, यस थोड़ा आ जाए, मैं देखूँ समझ में आ रहा है। रूबी जायसवाल, वैशाली वर्मा, ये लोग क्लास सुन रही हैं। मंजरी, आपका भी, आप भी बहुत देर से जुड़ी हुई हैं। आप सब लोग का सिलेक्शन हो जाए, मेरी यही दुआ है, और ऐसा सिलेक्शन हो कि एक इतिहास रचा जाए। प्रीति शुक्ला, मीनाक्षी श्रीवास्तव, सबको समझ में आ रहा है। देखिए मधुमक्खियों के जो मधुमक्खियाँ एक समूह में रहने वाली जीव हैं जो शहद इकट्ठा करती हैं। मधुमक्खियाँ क्या इकट्ठा करती हैं? तो शहद इकट्ठा करती हैं। आप जानते हैं कि शहद इकट्ठा करने के लिए ये फूलों के पास जाती हैं, ये हजारों किलोमीटर से फूलों से वहाँ से फूलों से रसायन चूस के लाती हैं, और लाने के बाद अपने मधुमक्खी के छत्ते पे हनी कॉम्ब जिसको कहते हैं उसमें ये स्टोर करती हैं, रखती हैं। मधुमक्खियाँ जो होती हैं, शहनाज, अच्छा आप भी आई हैं, तो ये रखती हैं, स्टोर करती हैं। तो 3 तरह की मक्खियाँ पाई जाती हैं। एक वर्कर पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, वर्कर जो सहायक होते हैं, वर्कर जो होते हैं वो न मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं। वर्कर जो होते हैं, जो सहायक मधुमक्खियाँ होती हैं, यही काम करती हैं। वर्क डिवीजन का काम इन्हीं का है। इन्हीं का काम है शहद इकट्ठा करना। शहद कलेक्ट करने का काम किसका है? वर्कर का है, सहायक का है। और बताइए रानी मक्खी का काम क्या है? रानी, किंग, क्वीन, सॉरी, जो रानी मक्खी होगी, ये मक्खी समझी जाएगी, जो रानी मक्खी है इसका काम है, एक छत्ते में एक ही रानी होती है जो अंडे देने का काम करती है। जो अंडे देने का काम होता है वो रानी मक्खी का होता है। अंडे देने का समय क्या है? तो वनडे मैच होता है, OND, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मधुमक्खियाँ वनडे मैच खेलती हैं। आप जानते हैं एक बार मधुमक्खियों का अटैक होता है तो लोगों की हालत ख़राब हो जाते हैं। अगर किसी को मोटा होना हो तो एक बार मधुमक्खियों के छत्ते पे एक पत्थर फेंक दो, देखो तुमको मोटापे का पूरा एहसास होगा। और डंक से, विष से बचने का क्या मामला है ये तो हम नहीं जान सकते, लेकिन मोटापे का एक हमको उपाय पता है कि आप सीधा मधुमक्खियों के छत्ते पे कुछ अपना एक्ट करें, फिर देखिए आपको कहाँ कहाँ दौड़ा दौड़ा के काट रही हैं। तो नर मक्खी क्या करते हैं? तो नर मक्खी निषेचन में मदद करते हैं। ये 3 से 4 ही होते हैं। अच्छा, ये जो वर्कर होती है यही स्पेसिफाई होती हैं रानी मक्खी में, और यही स्पेसिफाई होते हैं मेल में। जो वर्कर होते हैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ, यही दोनों में परिवर्तित होते हैं। तो आपने देखा मधुमक्खियों के अंडे देने का समय बताइए, सब लोग एक बार चैट में बताएं। मधुमक्खियों के अंडे देने का समय क्या है? याद करिए, जल्दी से लिखिए आप लोग। अंडे देने का समय क्या है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लिखिए OND, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर क्या है? चलिए, वेरी गुड। एक और बात बताइए, मधुमक्खियों के कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार की मधुमक्खियां एक समूह में रहती हैं? एक समूह में कितने प्रकार की मधुमक्खियां रहती हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? क्वीन, क्वीन, वर्कर और मेल। क्वीन, वर्कर और मेल, ये बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, लगे रहिए। आप लोगों का ऊर्जा और जोश अच्छा लगा देख के। ये बताइए, शहद चूस के लाने का, शहद इकट्ठा करने का काम कौन करता है? तो वर्कर करती है कि रानी मक्खी करती है? शहद इकट्ठा करने का काम कौन करता है? शहद इकट्ठा करने का काम कौन करता है? शहद इकट्ठा करने का काम कौन करता है? वर्कर करती हैं, सहायक करती हैं। वेरी गुड वैशाली और प्रीति। अगर हम आपसे कहें कि जो क्वीन होती है, क्वीन मक्खी का काम क्या है? तो बच्चे देना, अंडे देना। अंडे देने का काम किसका है? लार्वा के रूप में अंडे देते, लार्वा, वहां से अंडे के बाद लार्वा होते हैं, ठीक ना? क्वीन का काम क्या है? तो निषेचन है, रिप्रोडक्शन है। आइए आगे चलते हैं। चींटियों की दुनिया, ये क्लास 3 की एनसीईआरटी का गेम है। 3, 4, 5 की एनसीईआरटीयों से लेके आया गया है आपके लिए। यही एनसीईआरटी का, यही आपके पुराने पेपरों का खेल है। अगर आप देखेंगे तो यहीं से क्वेश्चन आए गए हैं। मैंने कोशिश किया है एक टॉपिक को कंप्लीट करूं, वहाँ के चीज़ों को इकट्ठा करके आपके पास लाऊं। ये स्लाइड, ये वीडियो आपके पास पड़ा रहेगा। यहाँ से सब लोग हैंड रिटेन नोट्स बनाएंगे। ध्यान देना है वैशाली, सबको हैंड रिटेन नोट्स। मंजरी आप भी, प्रीति आप भी, मीनाक्षी आप भी, सब लोग हैंड रिटेन नोट्स कोशिश करेंगे बनाएं और सोचें। चींटियाँ जो होती हैं ये भी समूह में रहने वाली जीव हैं। चींटियों के अंदर फार्मिक एसिड पाया जाता है। फार्मिक अम्ल जो होता है ये चींटियों के अंदर पाया जाता है।
चींटियां समूह में रहती हैं, एक बात ध्यान दीजिएगा, चींटियां जो होती है वो समूह में रहती हैं। इसके अलावा सभी चींटियों का काम बटा होता है, वर्क बटा होता है। इसमें भी रानी चींटी जो होती है वो अंडे देती है। सिपाही चींटियां जो होती हैं वो बिल का ध्यान रखती हैं। मजदूर चींटियां जो होती हैं वो भोजन ढूंढ कर लाने का काम करती हैं। तो आपने देखा चींटियों में भी कितने तरह के चींटियां पाई जाती हैं एक समूह में? एक बार कमेंट कीजिए, चींटियों में कितने तरह की चींटियां पाई जाती हैं? 3। वेरी गुड मीनाक्षी एंड वैशाली, इतनी अच्छी स्पीड, अरे वाह गजब स्पीड है आप लोगों की। ईश्वर ये स्पीड एक्यूरेसी के साथ आपको देता रहे। समूह में रहने वाले जीव हैं चींटियां, इनका काम बटा होता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है, और मजदूर चींटी भोजन लाती है। मजदूर चींटी क्या करती है? भोजन लेके आती है। सिपाही चींटी क्या करती है? तो बिल का ध्यान रखती है। और रानी चींटी क्या करती है? तो रानी चींटी जो होती है वो अंडे देती है। रानी चींटी जो होती है वो अंडे देती है। ठीक है, तो आइए, ये याद हो गया ना, चींटियों की कहानी याद हो गया ना? चींटियों की कहानी याद हुआ? अच्छा लग रहा हो तो एक बार, बहुत लंबी क्लास है, परेशान नहीं हो, आराम से। टेट में डायरेक्ट यहीं से चीजें आती हैं, एकदम मुस्कुराओ, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है मेरे साथियों। वेरी गुड। चींटियों की दुनिया, आपने देखा कि समूह में रहती हैं, काम बटा होता है। समूह में रहती हैं, काम बटा होता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है, और मजदूर चींटी भोजन लाने का काम करती है। आइए पक्षियों पे चलते हैं, पक्षियों के ऊपर चलते हैं। मैं दोबारा दोहराऊंगा, सबको याद करा के जाऊंगा, परेशान नहीं होना है। चींटी वाले एक बार और देख लीजिए, एक बार और हमको इशारा किया गया है कि चींटी मधुमक्खी वाली कहानी एक बार और बता दे, तो मैं सांप से दोहरा देता हूं। याद हो जाएगा, याद मत करना, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, याद करने का काम मत याद करो। देखो मैं याद करा रहा हूं, बस ध्यान से देखो, कुछ ना टाइप करना। देखो, सांप के प्रकार, जहरीले सांप कितने हैं भारत में? 4। कौन कौन से? नाग दुबोया, करैत अफाई। नाग दुबोया, करैत अफाई। अस्फाक, याद रखिएगा, नाग दुबे अस्फाक याद रखिएगा, नाग दुबे अस्फाक याद कर लीजिएगा, ठीक ना। नाग दुबोया, करैत और अफाई, ये सारे के सारे जहरीले नाग हैं। न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है, याद रखिएगा। 20 दंत के नीचे, एक बार का क्वेश्चन आया है 2016 का या 17 का है, ध्यान पे नहीं आ रहा है। कोबरा, कोबरा वाले कौन है? तो मीनाक्षी है। कोबरा नाग का ही नाम है भैया, कोबरा, यहीं पे लिख लो कोबरा। नाग के ही नाम में क्या लिख लेंगे आप लोग? कोबरा लिख लेंगे, ठीक ना। नाजा, नाजा, हाँ, क्या नाग ही कोबरा है? यस, नाग ही कोबरा है, जिसको आप देखे होंगे, जो नाग आपने देखा होगा, जहां पे आपको यहाँ पे धारियां दिखती होंगी, ये नाग ही आपका क्या है? कोबरा है। दुबोया, करैत और अफाई। करैत जो होता है पतले से लंबे से होते हैं, इनमें एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन 2017 में आया था, मुझे ध्यान पे तो नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने जब पेपर देखा तो उसमें क्वेश्चन मिला था कि जो 20 दंत संख्या में 2 होते हैं, देखो ध्यान देना, तो ये जो न्यूरोटॉक्सिन जहर होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, दांत के नीचे, दंत के नीचे, मसूड़े में पाए जाते हैं। दंत के नीचे एक आपका क्या होता है? तो पॉइजन ग्लैंड होता है। क्या होता है? पॉइजन ग्लैंड होता है। यहीं पे 20 ग्रंथि पाई जाती है। इसी 20 ग्रंथि में आपका विष भरा होता है, और ऊपर दांत होता है। तो जब वो काटता है, जब काटता है, काटने के बाद वो काटने के बाद ये जो दांत होती है प्रेस हो जाती है। प्रेस होने के बाद यहाँ से क्या निकल जाता है? ये टॉक्सिन, ये जहर सामने वाले इंसान के शरीर में चला जाता है। सीरम क्या है? तो आपको याद हो गया होगा। मधुमक्खियां 3 प्रकार की, रानी मक्खी जो एक ही छत्ते में रहती है, जो छत्ते का कहा जाए तो नियंत्रक होती है। यहाँ पे नारी सत्तात्मक, मातृ सत्तात्मक समाज है।
नारी के पास कंट्रोल पावर है। मधुमक्खी, आपको अगर गवर्नमेंट से मांग करना है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आज की क्लास में नारी शक्ति ही ज़्यादा है, तो नारी शक्ति से एक डिमांड कर रहे हैं। अगर आपको सरकार से मांग करना होगा तो आप यही मांग करेंगे कि हमें मधुमक्खियों जैसा जीवन दीजिए, हमारे पास इतना पावर हो कि हम बाकी लोगों को काम पे लगा सकें, वर्क पे लगा सकें। तो यहाँ पे देखिएगा नारी मक्खी के पास ही पावर होता है। सहायक मधुमक्खियाँ जो होती है वो कार्य करती है, नर मक्खी क्या करते हैं? तो नर मक्खी के बारे में आपने देखा कि वो भी निषेचन में सहयोग करते हैं। आइए, देख रेख करने का काम उनका होता है। चींटियों की कहानी आपको बता दी, रानी सिपाही मजदूर। आइए पक्षी के बारे में चलते हैं, पक्षी पढ़ें। सबसे पहले पक्षी आपको इंडियन रॉबिन के नाम से आपकी एक पक्षी है जिसका नाम है कलचीड़ी। अगर पूछा जाए कि कौन सी ऐसी चिड़िया है जिसके घोंसले में ऊन पाया जाता है, जड़ पाया जाता है, दूसरे जीवों दूसरे पौधों का बाल पाया जाता है। कई बार आपने ऐसे पेड़ पौधे देखे होंगे जहाँ पे जड़ पाया जाता है, जहाँ पे बाल पाया जाता है, ऊन पाया जाता है, पतली पतली ऊपरी टहनियाँ पाई जाती हैं, घास पाया जाता है। तो कलचीड़ी याद रखिएगा, एक बार टाइप कर दीजिए कलचीड़ी। कलचीड़ी क्या है, इंडियन रॉबिन क्या है? इनके घोंसले में घास, ऊपरी टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल ये सब पाए जाते हैं। घास, ऊपरी टहनियाँ, जड़, ऊन, बाल कहाँ पाई जाती हैं? तो ये जो पाई जाती हैं कलचीड़ी के घोंसले में पाई जाती हैं। रुई बिछा होता है, काटन के खेत से ये क्या लेके आती हैं? रुई। ठीक है, वेरी गुड। कौवे के बारे में देखिए। अच्छा, टीचरों का आवाज तो कौवे जैसा ही होता है, तो कौवे को आप समझ लीजिएगा, लेकिन हमारे ख्याल से राष्ट्रीय पक्षी में इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। समाज का कचरा हटाने का काम में ये भी करता है, और शिक्षक भी सेम भूमिका निभाता है। शिक्षक की जो परिभाषा होती है शिष्ट, क्षमाशील और कर्तव्यनिष्ठ, वो हमेशा अपने कर्तव्य की भूमिका निभाता रहेगा। चाणक्य के तरह से हमेशा देश को आगे दिशा दिखाता रहेगा। क्षमाशील, वो हमेशा देखिएगा कोशिश करता है बच्चों की गलतियों को माफ़ करे, और शिष्ट हमेशा विनम्रशील बना रहता है। जिसके अंदर ये तीनों गुण होंगे वही शिक्षक होंगे। और हम आज की क्लास में सारे सदस्यों के बीच में भी देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं ये भी एक शिक्षक हैं और ये भावी शिक्षक हैं। कौवा जो होता है घोंसले में लोहे के तार भी लेके आ जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है कि किस पक्षी के घोंसले में लोहे के तार पाए जाते हैं? तो कौवा, देखिए कितना बलशाली है, कितना दिमाग वाला है। लकड़ी की शाखाएं लेके आता है। आपने देखा होगा आम की लकड़ी लेके आता है। आम की लकड़ी, अगर बगीचे में आम का मौसम अभी गया है तो देखा होगा कि लकड़ियां उसके घोंसले बड़े मजबूत होते हैं। आप भी जानते होंगे कोयल जो होती है वो कौवे के घोंसले में क्या देती है? अंडे देती है। यहाँ पे एक कहानी बता रहे, सुनिएगा ध्यान से। ये कौवा क्यों महान है थोड़ा देख लीजिए। ये घोंसला है कौवे का, घोंसला दिख रहा है आपको? ये कौवे का घोंसला है। देखिए, इसी कौवे के घोंसले में, कोयल को तो घोंसला बनाना आता नहीं है, तो कौवे के घोंसले में कोयल जो है वो इंतजार करती रहती है कि कौवा, कौन सा ऐसा कौवा है, कौवे का दंपति है जो अंडा देने वाला है या 1-2 दिन में अंडा दिया है। तो इन्हीं के अंडे के रंग के जैसा कोयल का भी अंडा होता है। कोयल भी अपना अंडा दे देती है। अंडे के साथ कहानी है कि जब चिड़िया इस अंडे को हीट देगी, उष्मा देगी, अंडे को हीट देती है तो ये अंडे बड़े होते हैं। कोयल हमेशा दूर के किसी पेड़ पे बैठ के अपने अंडे को देखा करती है। वो जानती है कि मेरे अंडे का देख रेख का काम कौवा कर रहा है। कोयल ये बात देख रही होती है। सबसे बड़ी कामचोर पक्षी के रूप में कोयल है। अपने ही बच्चे का लालन पालन, बड़ा होने उसको हीट देने का काम, ये सारा काम ये कौवे पे छोड़ आई है। और कौवा बेचारा एक सीधा साधा इंसान है। वो अपने दंपति के साथ, वो अपने अंडे के साथ साथ कोयल के अंडे को भी क्या कर रहा है? कोयल के अंडे का भी क्या कर रहा है? देख रेख कर रहा है। कोयल का अंडा जल्दी से मैच्योर हो जाता है, और मैच्योर होने के बाद से उसमें से चूजे निकलने वाले होते हैं।
और जब कोयल के अंडे से चूजे निकलने वाले होते हैं तो कोयल आती है, देखती है कि कब कौवा नहीं है, कौवे के दंपति नहीं है, तो इस अंडे को थोड़ा सा फोड़ने में मदद करती है जिससे कोयल निकल जाए। और जैसे ही दिन के समय कोयल के बच्चे चूजे निकलते हैं तो चूजे निकलते हैं या थोड़ा कोशिश करके फोड़ देती है, जिससे जैसे ही चूजे निकलते हैं तो ये जो छिलका होता है वो, जिसको सल्क कहते हैं, सल्क कहते हैं, ये सल्क नीचे ज़मीन पे गिर जाता है। कोयल को देखा गया है, अगर कहानी अच्छी लगी हो, अच्छा लग रहा हो तो सुनिएगा ध्यान से। कोयल क्या करती है, नीचे आके अपने पैरों से मिट्टी इसके ऊपर डालते हुए देखी गई है, और ये सफ़ेद सफ़ेद जो सल्क पत्र पाया गया है उसको उठा के दूर ले जाके फेंक आती है, और चूजे यहीं पे पड़े रहते हैं, चूजे छोटे छोटे, उनको धीरे धीरे दौड़ना सिखाती है, उड़ना सिखाती है, धीरे धीरे उसको पास के पेड़ों पे लेके जाती है और वहाँ से धीरे धीरे अपने उसको उसका आगे के पोषण के लिए, आगे के मदद के लिए कोयल लेके चली जाती है। तो ये कोयल की कहानी है। कैसा लगा बताओ तो। नहीं बोलोगे? शेर की कहानी सुनाए तो अच्छा लगेगा। चलो शेर की कहानी सुना देते हैं। शेर की कहानी सुनेंगे? शेर शेरनी की कहानी सुनेंगे तो बोलिए, हम सुना दें। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आज की क्लास में, अगर अच्छा लगा हो तो इस क्लास को और इंटरेस्टेड बना देते हैं। मज़ेदार ऐसी क्लास आपने नहीं देखी होगी। आइए एक और कहानी सुनाते हैं, ये आपके विषय से रिलेटेड कहानी है। एक बात बताओ, सुनना चाहते हैं आप लोग? शेर की कहानी सुनना चाहते हैं? एक बात बताओ, जानवरों में मेल और फीमेल में सुंदर कौन होता है, स्मार्ट कौन होता है? मेल ज़्यादा स्मार्ट पाए जाते हैं कि फीमेल? इकोलॉजी की दुनिया में अगर मैं आपसे बात करूं, एक जवाब दो, मेल ज़्यादा स्मार्ट होते हैं या फीमेल? रूबी यादव ने कहा कि मेल, दोनों ही। आज तो आपको एक तरफ जाना होगा। और कोई बताए? मंजरी आप बताइए। रीचा सिंह फीमेल, अच्छा। और कोई? मैं इसको प्रूफ करूंगा ना कि कौन ज़्यादा स्मार्ट है। और आगे मंजरी, आपका जवाब नहीं आया ना, मीनाक्षी का जवाब आया। मीनाक्षी आप बताओ, मेल और फीमेल में ज़्यादा स्मार्ट कौन पाया जाता है? याद रखिएगा, हमेशा इकोलॉजी कहती है कि मेल इज ऑलवेज स्मार्टर देन फीमेल। मेल जो होते हैं दुनिया में हमेशा फीमेल से ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इकोलॉजी कहती है। इकोलॉजी कहती है कि मेल जो होते हैं वो हमेशा फीमेल से ज़्यादा स्मार्ट पाए जाते हैं। मेल जो होते हैं वो फीमेल से ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपने देखा होगा शेर को, शेर के गले में आपने देखा होगा, बब्बर शेर के गले में फर पाए जाते हैं। ये फीमेल शेर में नहीं पाया जाता है, मेल शेर में पाया जाता है। अगर मोर की बात करेंगे तो अच्छे पंख जो होते हैं वो मेल मोर में पाए जाते हैं, फीमेल मोर में नहीं पाया जाता है। ऐसे ही आपने देखा होगा तोते के गले में जो पट्टा रेड कलर का होता है वो भी मेल तोते में पाया जाता है, फीमेल तोते में नहीं पाया जाता है। इस तरह से हजारों चीज़ें देखेंगे। जो गिलहरी में, गिलहरी का कलर रंग देखेंगे वो मेल गिलहरी का ज़्यादा सुंदर होता है फीमेल के कंपैरिजन में। तो इकोलॉजी कहती है कि मेल इज ऑलवेज स्मार्टर देन फीमेल। तो ये कहती है। अब इसके पीछे उसका क्या रीज़न है, इसके पीछे उसका 3 रीज़न है, ये कभी आप आगे जानिएगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मैंने बताया आपको। आपको जो क्लास बताना था वो चिड़ियों के बारे में मैं पढ़ा रहा था। आइए पक्षी के बारे में देखते हैं। एक पक्षी होती है फाख्ता। शेर की कहानी किसी अन्य दिन सुनाएंगे कि कैसे एक शेर और एक शेरनी के जो बच्चे होते हैं उनका कैसे लालन पालन पोषण हो रहा होता है, ठीक ना। इसकी कहानी पूरी बताएंगे। इसमें शेरनी जैसे बड़ा लिखा होता है, ऐसे ही शेर और शेरनी में कब शेर डोमिनेट करता है और कब शेरनी डोमिनेट करती है। तो जब भी आपको शेर और शेरनी की कहानी आएगी तो मैं इसको डिटेल करूँगा। फाख्ता नाम की एक चिड़िया होती है जो अपना घोंसला कैक्टस के कांटों के बीच बनाती है, क्योंकि यहाँ पे दूसरे जो जानवर होते हैं वो जल्दी आ नहीं सकते क्योंकि उनको कांटा चुभ जाएगा। या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाती है क्योंकि मेहंदी में भी कांटे होते हैं। अगर जिन्होंने
आर्टिफिशियल मेहंदी, दुकान से केमिकल मेहंदी के जगह पे अगर जिसने पेड़ पौधों से पत्तियां तोड़ी हों, मेहंदी के प्लांट से, मेहंदी के झाड़ी से जिन्होंने पत्तियां तोड़ी हो, जानते होंगे कि मेहंदी में भी कांटे पाए जाते हैं। तो फाख्ता जो होती है, फाख्ता जो होती है मेहंदी काटती है, मेहंदी काटती है। ये तरीका याद रखिएगा, याद रखने के लिए, फाख्ता के घोंसले मेहंदी काटती है, काटती मतलब कैक्टस, फाख्ता मेहंदी काटती है, यानी फाख्ता जो है चिड़िया वो मेहंदी और कैक्टस में घोंसला बनाती है। गौरैया का घोंसला कहीं भी बन जाएगा, गौरैया का घोंसला कहीं भी बन जाएगा। ऋचा का जवाब आया है कि हम लोगों में तो फीमेल ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। हम तो जानवरों की बात किए थे, इंसानों में तो ये तो अतिशयोक्ति नहीं है, फीमेल ज़्यादा सुंदर है ही, यही कह के तो हम लोग जी रहे हैं, नहीं तो हर जगह से हम लोगों की नो एंट्री हो जाए। तो इंसानों के केस में तो फीमेल ही ज़्यादा सुंदर है, लेकिन जानवरों में ज़्यादा सुंदर कौन है? मेल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे भी थोड़ा बहुत तो होगा ही यार प्रभाव। गौरैया जो है उसका घोंसला कहीं भी बन जाएगा, अलमारी के ऊपर बना लेगी, छत पर बना लेगी, आईने के पीछे छोटे घरनुमा बॉक्स में बना लेगी। एक पक्षी है बसंत गौरी, एक पक्षी है बसंत गौरी। बसंत गौरी जो पक्षी है ये पेड़ के तने में छेद बनाकर अंडे देती है। बसंत गौरी जो पक्षी है अपना अंडा कहाँ देती है? तो पेड़ में के तने में छेद बनाकर। बसंत गौरी पेड़ के तने में छेद बनाकर अंडे देती है। दूसरी कहानी याद रखिएगा, दर्जिन नाम की एक चिड़िया है, इसका एक बार आप सर्च कीजिएगा, दर्जिन चिड़िया का घोंसला। मैंने उस स्लाइड लगा नहीं पाया हूँ, मैं दिखाता कि दर्जिन चिड़िया पत्तों को कैसे सी के, एकदम बहुत ही खूबसूरत इसका घोंसला होता है। तो दर्जिन चिड़िया पत्तों को सी कर अंडे देने हेतु पात्र नुमा ढांचा तैयार करती है, बहुत ही सुंदर इसका घोंसला होता है। एक शक्कर खोरा नाम की चिड़िया है, शक्कर खोरा, इसका जो घोंसला होता है ये पेड़ या झाड़ी पर लटकता हुआ होता है। ये भी बाल, रुई और छाल कपड़े से अपने घोंसले तैयार करती है। शक्कर खोरा याद रखिएगा, एनसीईआरटी से डायरेक्ट चीजें लाके आपको दे रहा हूं। एक बीबर पक्षी है, इसको फिर से याद रखिएगा, बसंत गौरी पेड़ के तने में घोंसला बनाएगी। दर्जिन पत्तों को सीकर, दर्जिन होती है तो पत्तों को सी लेगी, पात्र नुमा वो बनाएगी। और जो शक्कर खोरा है वो रुई और छाल या बाल इस तरह से लटकता हुआ पेड़ और झाड़ी में घोंसला बनाती है। एक बीबर पक्षी है, बीबर पक्षी के बारे में बात करें मेरे साथियों, इसमें नर बीबर घोंसला बनाते हैं। नर जो होते हैं वो घोंसला बनाने का काम करते हैं, और मादा उनमें से किसका घोंसला चयन करना है वो चयन करके उसमें अंडे देती है। ये आपके सामने है, ये बीबर है। आइए आपको अमृता की कहानी लेके चलते हैं। क्लास 3 के क्लास में ये कहानी है अमृता की, अमृता बिश्नोई की। अगर आपने अमृता बिश्नोई की कहानी पढ़ी हो तो खेजड़ी गांव है राजस्थान में, खेजड़ी गांव है। तो राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ी गांव की रहने वाली थी कौन? अमृता बिश्नोई। ये कहानी कितने लोगों ने सुनी है? एक बार कमेंट करें, ये कहानी कितने लोगों ने सुनी है अमृता बिश्नोई की? राजस्थान के जोधपुर की रहने वाली थी, कमेंट करें, थोड़ा पता तो चले। राजस्थान के जोधपुर की खेजड़ी गांव की रहने वाली थी। इस जोधपुर की खेजड़ी गांव की रहने वाली थी। इस गांव में खेजड़ी के ही बहुत पेड़ थे। गांव के बुजुर्गों ने कुछ बात कही थी कि अगर पेड़ हैं दुनिया में तो हम हैं, और पेड़ और जानवर हमारे बिना तो रह सकते हैं लेकिन हम उनके बिना नहीं रह सकते हैं। ये बात अमृता को बहुत पसंद आई थी। अगर पेड़ हैं तो ही हम हैं, जानवर और पेड़ हमारे बिना तो रह सकते हैं लेकिन हम उनके बिना नहीं रह सकते हैं। तो अमृता का क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमृता का दोस्त कौन था? 2-3 बच्चों के नाम दे देते हैं, लेकिन उसमें से चुनना होता है आपको पेड़, एक जगह पेड़ का नाम दे देगा तो पेड़ चुनना होता है। तो अमृता कहा जाए तो अमृता के जो दोस्त थे वो पेड़ थे। पेड़ की रक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश में अमृता और उसकी बेटियां
एक बहुत ही दर्दनाक स्टोरी है। जब राजा ने पेड़ कटवाने की बात करता है तो वहाँ पे अमृता और उसकी बेटियां जो हैं, गांव के 300 से ज़्यादा लोगों ने पेड़ों से लिपट कर अपनी जान दे दी थी। वो लोग जब पेड़ काटने के लिए आए तो इन्होंने कहा कि पेड़ की जगह पे मुझे काट दो। तो वो लोग इतने बेरहम थे। तो ये बहुत ही एक दर्दनाक स्टोरी है जिसमें 300 से ज़्यादा लोगों को पेड़ से लिपट कर उन्होंने जान दे दी थी। पेड़ कटने से पहले उन्होंने खुद को ही सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। ये लोग बिश्नोई जाति के थे। तो आपको बताया गया है कि क्या क्या पॉइंट याद करना है। ये लोग बिश्नोई जाति के थे जो खेजड़ी गांव में रहते थे। 300 से ज़्यादा लोगों ने जान दिया था पेड़ों से लिपट कर। इसमें अमृता और उनकी बेटियां भी शामिल थी। क्वेश्चन पूछेगा अमृता और उनकी बहन, अमृता और उनकी माँ, अमृता और उनके भाई, तो याद रखिएगा अमृता और उनकी बेटियों ने पेड़ की रक्षा के लिए ये काम किया था। आप देख ही रहे हैं कि ये गांव कहाँ पे था, तो खेजड़ी में था। और इसमें पेड़ किसके थे, तो खेजड़ी के ही थे। खेजड़ी में गांव खेजड़ी था। राजस्थान राज्य है और जोधपुर के पास की कहानी। अब आइए पेड़ के बारे में कुछ बात करते हैं। अमृता बिश्नोई का जो गांव था उसमें बहुत सारे खेजड़ी के पेड़ थे। यह पेड़ रेगिस्तान में बहुत पाया जाता है। यह कम पानी में भी इस पेड़ की खासियत है कि ज़्यादा वृद्धि करता है, विकसित करता है। साथियों, अमृता का जो गांव है वो खेजड़ी के पेड़ थे। देखा गया कि खेजड़ी के पेड़ के छालों से औषधि बनती है। औषधि बनने का काम होता है। इनके लकड़ियों में औषधीय गुण होते हैं जिसके कारण इन पेड़ों में कीड़े नहीं पड़ते हैं। इस पेड़ की फलियों से सब्जियां बनाया जाता है, सब्जी खाते हैं लोग। पशु भी इसे खा सकते हैं। यानी वहाँ पे अगर कोई जानवर पालता है तो खेजड़ी के वृक्ष की पत्तियां जो होती हैं, फलियां जो होती हैं, वो पशु खा सकते हैं। बच्चे इसकी छाया में एक साथ खेलते हैं। तो ये अमृता की कहानी है जो राजस्थान के जोधपुर की रहने वाली थी, बिश्नोई जाति की थी। खेजड़ी गांव में खेजड़ी के पेड़ों के लिए, जो वहाँ के पेड़ों के काटने के लिए 300 लोग एक साथ आगे पीछे कह के करें, तो अपनी बेटियों के साथ जिसने पेड़ों की रक्षा के लिए जान देती हैं। उस पेड़ में रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाले ये बहुत मात्रा में बहुआयत मात्रा में पाए जाने वाले पेड़ जो कम पानी में ज़्यादा वृद्धि कर लेते हैं। इनकी छालों से औषधियाँ हो जाती हैं। औषधीय गुण के कारण इनमें कीड़े नहीं लगते हैं। फल और सब्जियाँ, इनके फलियों से सब्जियाँ बनाए जाते हैं, पशु भी इसे खा सकते हैं। तो ये जो आज की क्लास के बारे में हम बात कर रहे थे, ये आज की क्लास थी मेरे साथियों। अगर आपको कहीं पे कोई समस्या आई हो तो आप मैसेज कीजिए। जो चीज़ आपको दोबारा पढ़ना हो मैं आपको दोबारा रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, अगर किसी को और कोई समस्या ना हो, अगर किसी को कोई समस्या ना हो तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करें। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। मैं पूरे स्लाइड को एक साथ आपको दोबारा दिखाता हूं। मात्र 5 मिनट में पूरी चीज़ को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। स्कूल जाने हेतु प्रयुक्त माध्यम के बारे में अगर बात करें तो बांस या रस्सी जो होता है वो आसाम मेघालय में ट्राली से लद्दाख में, वल्लम से केरल की एक बनी हुई छोटी सी नाव है। साइकिल से आप सामान्य क्षेत्रों में जाते हैं। ऊँट और गाड़ी से राजस्थान में आप देखे होंगे बच्चे स्कूल जाते हैं ऊँट गाड़ी से। बैलगाड़ी से मैदानी क्षेत्रों में जाते हैं। साइकिल से दूर दराज के मैदानी भागों में जाते हैं। बर्फ पर चलकर उत्तर की पहाड़ियों में जाते हैं। जंगल के रास्ते सामान्य क्षेत्रों में जाते हैं। उत्तराखंड में उबड़ खाबड़ रास्तों पे जाते हैं। पक्षियों की बात करें तो आंखें आगे की तरफ होती हैं, उनका गला मोनोकंडाइलर होता है, वो 360। हम तो 180 देख सकते हैं। हम 180 यहाँ से लेके यहाँ तक 180 देख सकते हैं, बट चिड़िया जो होती है वो 360 डिग्री तक देख सकती हैं। छिपकली की भी समान विशेषता होती है। मगरमच्छ की आगे थोड़ी छुपी हुई होती हैं। बरगद के जो
शाखाएं होती हैं, जो जड़ होते हैं लटके हुए, वो अपस्थानिक जड़ है जो उसको सपोर्ट सहारा प्रदान करते हैं। डिजर्ट ओक एक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला रेगिस्तानी वृक्ष है जो भूगर्भ वाटर से भूगर्भ से जल खींच के अवशोषित करके तना में संग्रहण करने का काम करता है, जिससे बुरे परिस्थितियों में पानी का इस्तेमाल कर सके। डेट पाम जो है भारत के रेगिस्तान में उगने वाला पेड़ है जिसकी जड़ें भी गहरी होती हैं। वृक्ष, आपको मसाले की चीज़ें याद कराई गई थी, आपको कौन अंडे देता है, कौन बच्चे देता है, किसके कान जिसके बाहर होते हैं वो बच्चे पैदा करता है, जिसके कान बाहर नहीं होते वो अंडे देते हैं। ट्रेन की संख्या के बारे में, बर्थ संख्या, कोच संख्या के बारे में आपको बताया गया। केवल 4 प्रकार के सर्प की प्रजाति जहरीली है। 20 दंत पाए जाते हैं। न्यूरोटॉक्सिन के बारे में आपसे बात की गई। आपसे बताया गया कि पॉइजन ग्लैंड से पॉइजन निकलता है। दांत का जब भी वो जानवर को काटते हैं, जब भी वो किसी इंसान को काटता है तो दांत से दबाव आता है और पॉइजन ग्लैंड से विष निकल जाता है। सांप के जहर के असर को कम करने के लिए जो कारगर दवा है वो इसी से बनती है, जिसे सीरम कहते हैं। कालबेलिया एक सपेरों की जाति है। आपने मधुमक्खियों के बारे में देखा। मधुमक्खियाँ जो होती हैं 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ एक साथ एक समूह में रहती है। रानी मक्खी, नर मक्खी, सहायक मधुमक्खियाँ। सहायक शहद लाने का, इकट्ठा करने का काम करती हैं। रानी मक्खी ही छत्ते की मालकिन होती है जो अंडे देने का काम करती है। अगर हम आपसे बात करें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में मधुमक्खियों को निषेचन होता है। अगर चींटियों की दुनिया के बारे में बात करें मेरे साथियों, तो चींटियों की दुनिया, जो चींटियाँ होती हैं वो समूह में रहती हैं और काम बट्टे होते हैं। रानी चींटी अंडे देने का काम करती है। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है, रख रखाव करती है। मजदूर चिट्टियाँ जो होती हैं भोजन ढूंढ कर लाने का काम करती है मेरे साथियों। अगर पक्षियों के बारे में बात करें तो कालचिड़ी पक्षी जो होती है ऊन, बाल, जड़, टहनी से लाके अपना घोंसला बनाती है। ऐसे ही एक और घोंसला बनाने वाली पक्षी है जिसका नाम शक्करखोरा है, जो रुई छालोल से लेके आती है। बसंत गौरी जो चिड़िया है वो तने में छेद बनाकर अंडे रखती है। दर्जन चिड़िया पत्तियों को आपने देखा होगा, पत्तियों को क्या करती है, पत्तियों को सी कर वो बनाती है, घोंसला बनाती है। फाख्ता जो होती है, फाख्ता मेहंदी काटती है, यानी मेहंदी और कैक्टस के जड़ों में, मेड़ों पर, वहाँ पे उनके घोंसला बनाती है, कोई जानवर खा ना सके। गौरैया कहीं भी बना सकती है। कौवा जो होते हैं, लोहे के तार अक्सर उनके घोंसले में मिल जाते हैं, लकड़ी की शाखाएं मिल जाती है। कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है। बीवर पक्षी के बारे में मैंने आपको बताया कि नर बीवर घोंसले बनाते हैं, मादा बीवर जो होती है अंडे देने हेतु सही घोंसले का चुनाव करती है। और ये आपको अमृता की कहानी बताई गई। साथियों, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू। आप अब नेक्स्ट क्लास आपकी मैथ की है, कहीं जाइएगा नहीं, यहीं पे। इंग्लिश की क्लास आपकी कल होगी। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास जो है आपकी मैथ की है। नेक्स्ट क्लास मेरे साथियों मैथ की